ओडिशा के कांटामाल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रसीमंदी। इसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर बालकृष्ण भाई बताते हैं कि भैया जब मैं कॉलेज में था ना, तब मेरे दोस्तों ने मुझे ऑनलाइन गेम खेलने की एक बहुत गंदी आदत लगवा दी थी। मैं हर समय इसी फिराक में रहता था कि कब मुझे टाइम मिलेगा और मैं अपने दोस्तों के साथ ये ऑनलाइन गेम खेलूंगा। अब इसी बीच कॉलेज खत्म होने के बाद बालकृष्ण किसी कारण से अपने गांव वापस आकर रहने लगे थे। इनके गांव वाले घर में मोबाइल नेटवर्क बहुत कम आता था और इंटरनेट की स्पीड एकदम ना के बराबर। अब यहाँ बालकृष्ण बताते हैं कि भैया इसी चक्कर में मुझे गेम खेलने के लिए ना मेरे जो गांव वाले घर का छत था वहां पर जाना पड़ता, छत के ऊपर। पर यहाँ मसला ये था कि उस छत से कोई 40 मीटर दूर पूरा जंगल स्टार्ट हो जाता था। पर इस छत पर इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक आती थी और इसी कारण ये बालकृष्ण का अड्डा बन गया था। एक दफा करीब शाम के 7:30 बजे बालकृष्ण अपना फोन लेके सीधा उस छत पर पहुंचते हैं। ये वहां बैठकर गेम खेल रहे थे और तभी इनकी नजर जो साइड में जंगल था ना उसकी ओर जाती है। इन्हें उस जंगल के अंदर कुछ हलचल सुनाई दी, पर उस बात को इग्नोर करते हुए ये दोबारा गेम खेलने में लग जाते हैं। और भाई यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही भयानक खेला। और अभी जो आपने ये इंट्रो सुना ये तो कहानी का दूसरा हिस्सा था। पहले हिस्से के बारे में तो मैंने कुछ बताया नहीं आपको। तो चलिए बालकृष्ण की इस आप बीती को शुरू से शुरू करते हैं। पर फिलहाल अभी आप बालकृष्ण द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। बालकृष्ण बताते हैं कि हमारे गांव रासमंदी में ज्यादा पढ़ाई लिखाई की सुविधा ना होने के कारण हम वहां से 10 किलोमीटर दूर फूलबनी में रहते थे। फूलबनी में मैं, मेरी माँ और मेरा भाई रहता था और मेरे पापा की आर्मी में जॉब थी, तो वो तो हमेशा घर से बाहर ही रहते थे। हम ही तीनों लोग फुलबनी में रूम लेके रह रहे थे। और इसी बीच मेरे भाई का कॉलेज में एडमिशन होता है और वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए बेरहामपुर शिफ्ट हो जाता है। तो फिलहाल उस फुलबनी वाले घर में बालकृष्ण और उनकी माँ रह रहे थे सिर्फ। ये बताते हैं कि मैं उस समय हाई स्कूल में था और डेली जो एक नॉर्मल रूटीन रहती है, स्कूल जाने और फिर वापस आने, ट्यूशन, यही सब चल रहा था हमारी जिंदगी में। अब यहाँ होता यह है कि रात को करीब 8-9 बजे के आसपास खाना खाने के बाद बालकृष्ण की माँ सोने चली जाती और ये भाई अपने हॉल में बैठ के टीवी देखते रहता। 11-12 बजे तक बालकृष्ण टीवी देखता और फिर उसके बाद ये सोने जाता। बालकृष्ण बताते हैं कि अब हर बार की तरह मैं सोफे पे लेट के टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई और ना अभी मेरा आंख थोड़ा सा ब्लिंक हुआ था कि उसी बीच मैंने देखा कि सामने से एक काला साया मेरी माँ के कमरे से निकलकर वॉशरूम की तरफ जा रहा है। मुझे लगा कि शायद ये कोई वहम होगा, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने वहीं सोफे पर ही करवट ली और मैंने देखा कि वहीं काला साया मेरे हॉल के कॉर्नर में खड़ा है। कोई 4-5 सेकंड तक मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मैंने आंख बंद कर लिया। मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है, तो मैंने मम्मी को इसके बारे में कुछ बताया नहीं। अब उस रात के बाद अक्सर मुझे सुनाई देता कि मेरे घर के ऊपर जो छत है उस पर एक बुजुर्ग आदमी अपनी लाठी लेके चल रहा है और जो लाठी के ऐसे पटकने से ठक ठक की आवाज होती है वो आवाज मुझे सुनाई देती। जब ये आवाज लगातार 4-5 दिनों तक मुझे सुनाई दी तब ये बात मैंने मम्मी से भी डिस्कस की और मेरी मम्मी ने भी वो आवाज सुनी थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, जाने थे, ऐसे टोकते नहीं है। अब ये सब ऐसे ही चलते रहा और बालकृष्ण हाई स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसी फुलबनी के अंदर ही कोई कॉलेज था, वहां पर एडमिशन लिया था इन्होंने। और फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म होता है, सेकेंड ईयर खत्म होता है और फाइनली बालकृष्ण 3rd ईयर में पहुंच चुके थे। ये बताते हैं कि जो वो ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी ना हमें छत के ऊपर, उससे हम बहुत यूज्ड टू हो गए थे। हमें लगता था कि कुछ होगा, कुछ चिड़िया उड़िया होगी, कुछ काट पे अपना चोंच मार रही होगी, उसकी आवाज़ आती है, हम खामुखा ज़्यादा सोच रहे हैं। और यही सब सोच के हमने इस बात को जाने दिया। हमने कभी उस तरीके से डिस्कस नहीं किया मम्मी से कि मम्मी ये कुछ और भी तो हो सकता है, और ना ही मेरी माँ ने कभी मुझसे डिस्कस किया। अब बालकृष्ण बताते हैं कि भैया कॉलेज में जाने के बाद मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई। मेरे दोस्त बने, मेरी गर्लफ्रेंड भी बनी एक, और इन्हीं दोस्तों ने मुझे एक ऑनलाइन गेम खेलने की आदत डलवा दी। टाइम ऐसे ही कट रहा था और फाइनली मेरा 3rd ईयर भी खत्म होने को था। और चूंकि मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं ना उससे बात करते हुए लेट सोता था। अब एक दिन ऐसी किसी बात पर मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई
तो मैं फोन को साइड में रख के चुपचाप अपने कमरे में सो रहा था। और इसी बीच करीब 12:15 बजे मेरी नींद खुलती है। मेरा गला एकदम सूखा हुआ था, मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा। बालकृष्ण बताते हैं कि यहाँ पर मेरे रूम की लाइट भी ऑफ थी। मैं उठा, अपने कमरे में बॉटल नीचे रखी थी, बॉटल उठा के पानी पिया। और जब पानी पी रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था ना कि रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे। इस बीच इनकी नज़र कमरे के गेट पर गई और जो गेट के बीच में गैप होता है ना, उस गैप से ये देखते हैं कि सामने से एक वाइट कलर की रोशनी इनके रूम के अंदर घुसी है। और जब ऐसा हो रहा था तो इनके कमरे का डोर भी थोड़ा सा हिला। अब यहाँ बालकृष्ण फटाफट पानी पीते हैं। इनको अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और ये चुपचाप अपने बेड पे लेट के जो ब्लैंकेट थी ना, उससे अपना मुंह ढक लिया कि भाई वो जो भी चीज़ है मुझे देख ना पाए, ना मैं उसे देखूं। पर भाई ऐसा होता थोड़ी है कि आप आंख बंद कर लोगे तो सामने अंधेरा हो जाए। ऐसा नहीं होता है भाई। अब सुनना ध्यान से इन्होंने क्या फील किया। अब भाई यहाँ होता ये है कि ये चुपचाप ब्लैंकेट में मुंह ढक के लेटा हुआ है। ये बस उम्मीद कर रहा था कि कुछ भी ना हो इसे। और तभी इसने महसूस किया कि कोई ना इसकी तरफ चल के आ रहा है। वो जो भी था उसकी सांसों की आवाज ये अपने पास सुन पा रहा था। और कुछ ही सेकंड के बाद बालकृष्ण ने फील किया कि वो कोई औरत है और अभी जस्ट उसके बाजू में आके जो उसका पिलो था ना, उस पिलो के ऊपर हाथ रोल कर रही है। अब यह एहसास होते ही बालकृष्ण एकदम माँ बोल के जोर से चिल्लाता है। अब इसकी चीख सुन के मम्मी कमरे में आई। उसने सारी बात बताई कि अभी मैंने ऐसा ऐसा फील किया, मुझे कुछ दिखाई दिया था, कोई कमरे में आया अंदर मम्मी। तब उसकी मम्मी बोलती है कि अरे कुछ नहीं है, तेरा बस ऐसी ही गलत फहमी है, तो ये जो मूवी वो भी देखते रहता है ना इतना, उसी का नतीजा है ये। अब यहाँ होता ये है कि उसके बाद से हर दूसरे दिन इनको सुनाई देता है कि भाई किचन में कोई बर्तन गिर रहा है, छत पे कोई भाग के जा रहा है, कोई दरवाजे पे नॉक करके चला जा रहा है। और कभी कभी बालकृष्ण को सपने में वही औरत उसके माँ का रूप धर के आती थी और आके गला दबाती थी इसका। अब ये चीजें धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। बालकृष्ण हर दूसरे दिन अपनी माँ को बोलता कि ऐसा ऐसा सपना देखा मैंने। तब उसकी माँ और बालकृष्ण ने डिसाइड किया कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब इसका कॉलेज भी खत्म होने वाला था, 10-12 दिन बच गए थे। तब इन्होंने सोचा कि भाई कॉलेज फटाफट निपटा के यहाँ से वापस गांव चलते, वहीं पर रहेंगे हम लोग। अब जब ये इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा होने लगे तब जो बालकृष्ण की माँ थी वो आसपास जाके पता लगाने लगी। फिर ऐसा ऐसा मेरा बेटा ये हो रहा, आप लोगों को कुछ पता है क्या? तब इनको कहीं से खबर मिलती है कि जो इस घर में पहले लोग रहते थे उनकी फैमिली में एक 50-60 साल की बूढ़ी अम्मा थी। तो एक बार उनके बेटे, बहू और पोते इनको घर पर ही छोड़ के 2 दिन के लिए पूरी घूमने गए थे और इसी 2 दिन के बीच उन बूढ़ी अम्मा की डेथ हो गई। अब जब तक उनके बेटे बहू वापस लौट के नहीं आए तब तक उनकी बॉडी उसी तरीके से घर के अंदर पड़ी रही। और लोग बताते हैं कि उन्हीं की स्पिरिट इस जगह को हॉन्ट करती है। अब ये पता चलने के बाद क्यों ही रुकने जाए ये लोग। 3-4 दिन रह गए थे कॉलेज को खत्म होने में, तो इन लोगों ने फटाफट अपने बैग वैग पैक किया और बोला कि चलो गांव वाले घर, क्योंकि इनका फुलबनी टाउन गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। तो मम्मी ने बोला कि अगले 4-5 दिन जो भी हैं तुम वहीं से अप डाउन कर लेना। पर यहाँ गांव में एक अलग ही चैप्टर खुलने वाला था। ये बताते कि अभी मेरे पापा भी रिटायर हो चुके थे और वो गांव के अंदर एक नया घर बनवा रहे थे। जब वहाँ पहुंचे तो हमारे घर का पूरा प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, जो पूजा होता है ना वो नहीं कराया गया था। जो इनके गांव का घर है उससे 30-40 मीटर दूर जंगल शुरू हो जाता है और उसी के थोड़ा सा अंदर जाके एक शमशान घाट भी है। अब बालकृष्ण बताते कि भैया उस घर में भी ना जब हम गए तो हमें अक्सर फील होता कि घर के छत पे कोई चल रहा है, लगातार दम 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 किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती। हमने गुरु पुजारी को बुला के पूजा वगैरह करवाया, पर उनके पूजा करने के कुछ दिनों तक ठीक रहता, फिर उसके बाद वही चीज़ें शुरू हो जाती। अब जैसे मैंने बताया था कि इनके घर में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत थी, इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ थी, सिर्फ जो छत है उधर ही इंटरनेट आता था ढंग से। और इन बालकृष्ण भाई साहब को गेम खेलने की लत लग चुकी थी,
तो ये अपना फ़ोन लेके अक्सर छत पर जाया करते और वहाँ अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलते। अब पहले कुछ दिन तक ये जब जाके ऊपर गेम खेलते तो कुछ नहीं होता था, ये आराम से अपना गेम खेलते 2-3 घंटे और फिर वापस नीचे आ जाते। पर इस बीच बालकृष्ण बताते हैं कि जब भी मैं ऊपर बैठ के गेम खेलता ना भैया, मुझे ऐसा एहसास होता है कि उस जंगल की ओर से कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। पर चूंकि किसी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाई थी, इसलिए मुझे लगता था कि मे बी जो पुराने घर में मेरे साथ हुआ था तो उसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, और मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब इसी दौरान एक शाम 7:30 बजे छत पर पहुँचते हैं गेम खेलने के लिए। अब गेम खेलने के बाद ये अपने गर्लफ्रेंड से बात करने लगे छत पे टहल टहल के। और इसी बीच ना जो सामने जंगल था उससे एक पत्थर आता इनकी छत पे। वो पत्थर जहां पर बालकृष्ण खड़ा था उससे जस्ट पीछे गिरा। तो इनको लगा कि मे बी मेरे घर वाले मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं रात रात भर यहाँ पर छत पर बैठे रहता हूँ, गेम खेलता हूँ, इसके वजह से इन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। 2 दिन के बाद फिर से ये वही काम कर रहे थे और इस बार 2 पत्थर आके इनके साइड में गिरे। ये तुरंत दौड़ के नीचे जाते हैं। मैं घर वालों से पूछा कि क्यों कर रहे हो ऐसे, पत्थर क्यों फेंक रहे हो? घर वालों ने बोला पागल है क्या, हम क्यों पत्थर फेंकेंगे। अब बालकृष्ण बताते हैं कि वैसे तो मैं अपने रूम्स की लाइट ऑफ करके सोता था, पर उस पत्थर वाले इंसिडेंट के बाद से मैं कमरे में एक डिम लाइट जला के सोने लगा। मुझे हर रात ऐसा फील होता कि कोई ना मेरे कमरे के दरवाजे के पास आके खड़ा होके मुझे देख रहा है। और एक रात जब मैं लेटे हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो मैंने सुना कि मेरे रूम से लेके किचन तक कोई औरत चल के जा रही है और उसकी पायल की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि 1 मिनट रुक, और ये ना उस पायल की आवाज को नोटिस करने लगा कि कहां तक जा रही है। बालकृष्ण बताते हैं कि वो आवाज आगे किचन से सीधा जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी देर के बाद दोबारा लौट के मेरे कमरे के पास आ गई। जैसे वो आवाज़ इनके बिल्कुल करीब आई, बहुत ज़्यादा डर गए। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी सुनाया कि सुन, ऐसी आवाज़ आ रही है। ये अपने कमरे की सारी लाइट ऑन कर लेते हैं और जैसे तैसे वो रात काटते हैं। अगली सुबह इन्होंने अपने पापा को सारी बात बताई। तब उसके पापा ने बोला कि हमने भी वो आवाज़ सुनी थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास मेरे कमरे के सामने एक लड़की आके खड़ी हो गई और वो मुझे बुला रही थी। अब ये बात सुन के सारे परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर गए। उस दिन ये लोग अपने गांव की कुल देवी, जिनका नाम है बाराला देवी, उनके मंदिर जाते हैं। वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने बोला कि उस घर के अंदर एक माँ और एक बेटी की आत्मा रहती है। बालकृष्ण के पापा ने जो कारीगर घर बनवा रहे थे उनके सामने भी ये बात रखी कि ऐसा ऐसा हमने देखा रात को। तब वो कारीगर बोला कि हम लोग जब यहाँ काम कर रहे थे ना आपके घर में, तब हम में से एक मजदूर ने बालकृष्ण वाले कमरे में देखा था कि एक माँ और बेटी पंखे से नीचे लटक रहे हैं। उनका पूरा शरीर बालू से सना हुआ था। एक और मजदूर था जिसे रात के टाइम छत के कोने में वो दोनों माँ बेटी बैठी हुई दिखाई दी थी। अब इसके अलावा 2 और मजदूर थे जिन्होंने उस औरत को आम के पेड़ पर बैठ के, जो घर के बाजू में आम का पेड़ था, उस पेड़ पर बैठ के अपनी बेटी को खिलाते हुए देखा है। वो औरत इनको कुछ नुकसान नहीं करती, बस एक टक इनकी ओर बहुत एक्सप्रेशनलेस होकर देखती रहती। अब भाई इन लोगों ने मैटर में और अंदर घुसने की कोशिश की कि भाई कौन है, किसकी आत्मा, हम पूजा वगैरह करा के शांत करें इसको। तब उन्हें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि इनके पड़ोस में जो घर था ना, उस घर की बेटी थी। अब बालकृष्ण बताते हैं कि जो वो जंगल वाला एरिया है उसके आसपास सिर्फ 3 ही घर हैं, जिसमें से एक हमारा है। फिर मेन रोड आता है और उसके बाद नीचे उतर के 15-16 घर बने हुए एक साथ। जो ये लड़की थी इसकी उदयगिरी टाउन में शादी हो रखी थी। साल 2008 में जब कांधामाल के अंदर दंगा हुआ था, तब उस दंगे में उनकी बेटी को मार दिया था दंगाइयों ने। उसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे जंगल के रास्ते होके हमारे यहाँ पर, जो हमारा गांव है रासेमंदी, यहाँ पर आई थी। यहाँ पर आके वो अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी, पर जो उनकी बेटी की डेथ हुई थी उससे वो उबर नहीं पाई और इन्होंने वहीं पर फांसी लगा के जान दे दी अपनी। तो उन्हीं दोनों की आत्मा इस जगह को हॉन्ट करती है। फिर बाद में पूजा वगैरह कराया गया तो पंडित ने बोला कि ये शांत तो हो जाएगी, आप लोगों को परेशान नहीं करेगी, पर ये रहेगी उधर ही, छोड़ के नहीं जाने वाली है।
अब उसके बाद से बालकृष्ण और उनकी फैमिली सच्चाई के साथ रहने लगे, पर उस स्पिरिट ने कभी इनको परेशान नहीं किया। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।